डियर फ्रेंड्स, आज हम शेड थियरी के अंतर्गत जॉन वेन डायग्राम का अध्ययन करेंगे। चूंकि वेन डायग्राम जो होता है किसी भी यूनिवर्सल सेट और उसके उप समुच्चयों के बीच ऑपरेशंस को आसानी से डिस्क्राइब करता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है यूपी टीजीटी मैथ्स के अंतर्गत लेक्चर नंबर 3 में वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सार्वत्रिक समुच्चय मीन्स जो यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय तथा उसके उप समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए, या हमें कह सकते हैं कि उनके बीच जो ऑपरेशंस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रायः हमें ज्यामितीय आकृतियों की आवश्यकता पड़ती है। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में आइलर नामक गणितज्ञ ने समुच्चय को वृत्तों के अंतर्गत प्रदर्शित करने का प्रयास किया। किसके अंतर्गत? वृत्तों के अंतर्गत, सर्कल्स के अंतर्गत। बाद में क्या हुआ कि आइलर के द्वारा बताए गए नियम, उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए 19वीं शताब्दी में एक और महान गणितज्ञ जॉन वेन ने उनके द्वारा बताए गए नियम को और भी विकसित किया और समाज के सामने उसका एप्लीकेशंस दिया। तो डियर फ्रेंड्स, जॉन वेन ने क्या किया कि किसी सार्वत्रिक समुच्चय अर्थात यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर रीजन के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया, जिसको कि इस प्रकार दिखाया, और इस यूनिवर्सल सेट के उप समुच्चय को सर्कल के अकॉर्डिंग ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तब जाकर चूंकि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से इसका प्रतिपादन हुआ, तो इसलिए इस डायग्राम का जो नामांकरण किया गया, इसका नामांकरण किया गया वेन आइलर डायग्राम। वेन आइलर डायग्राम, बट इतना लेंदी, ये असहज सा होने लगा, इसलिए आज के मॉडर्न युग में, प्रेजेंट टाइम में, हम सिर्फ और सिर्फ इसको वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। क्या? सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम। तो डियर फ्रेंड्स, वेन डायग्राम क्या है? किसी यूनिवर्सल सेट तथा उसके उप समुच्चयों को जब हम एक रेक्टेंगुलर क्षेत्र तथा सर्कल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका नाम बनता है वेन डायग्राम। अब यदि वेन डायग्राम के थ्रू मैं ये दिखाना चाहूं कि ये एक सेट है और ये यूनिवर्सल सेट मीन्स उप समुच्चय, यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय का क्या है? उप समुच्चय है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा? मुझे क्या करना है कि जो U है ना, वो एक रेक्टेंगुलर क्षेत्र में दिखाएंगे, और जबकि इस A वाले सेट को इस सर्कल के अंतर्गत दिखा देंगे। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A के सभी सदस्य U में विद्यमान है। बड़े आसानी से दिखा दिया। यदि मुझे ये दिखाना हो कि A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ C, A के सभी सदस्य B में विद्यमान है और B के सभी सदस्य C में विद्यमान है, तो हम इसको दिखाने के लिए जॉन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे दिखा सकते हैं? इस प्रकार से U से हम दिखाएंगे एक पूरा सार्वत्रिक समुच्चय। तो आप देख रहे हैं A के सभी सदस्य किसमें विद्यमान है? B में। तो मैं कह सकता हूं कि जो A है ना, ये किसके अंतर्गत आया? B के अंतर्गत आया। ठीक, जबकि जो B के सभी सदस्य किसमें विद्यमान है? C में।
तो इसको हम लिख देंगे AC के अंतर्गत आ गया। देखा आपने, जबकि ये तीनों के तीनों किधर विद्यमान है, U में विद्यमान है। तो इसको हम आसानी से वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखा दिए। अब डियर फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार से लिखा हो, ध्यान दीजिए, A एंड ये वाला B U के अंतर्गत, तो चूंकि A और B दोनों दो अलग अलग समुच्चय हैं और इनमें कोई भी इनका अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो ऐसे चित्र से हम समझते हैं, लगता है कि A और B का जो प्रतिच्छेदन है, मीन्स इंटरसेक्शन है, वो क्या है, फाई है, मीन्स एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है। मतलब कि इसको हम ये कह सकते हैं कि लगता है कि A और B दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, मतलब क्या है, विसंगी हैं, असंयुक्त हैं। तो उनके जो रिप्रेजेंटेशन की एक विधि होगी वो अंडर वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग यही होगी। अब यदि हम बात ये कर लें कि यदि A और B दो समुच्चय हैं, फाइनाइट सेट, और इनका जो उभयनिष्ठ क्षेत्र हमें दिखाना है, तो हम कुछ इस प्रकार से दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे U एक जो है वो सार्थिक समुच्चय है, और यहाँ पर एक समुच्चय A ले लूँ मैं, और एक समुच्चय इसको B ले लूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो बीच का क्षेत्र है ना, मतलब बीच वाला भाग ही क्या है, A और B के बीच उभयनिष्ठ क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आपने देख लिया ना कि किसी सार्थिक समुच्चय और उसके उप समुच्चयों के बीच जो संक्रियाएं होती हैं या उनके बीच जो संबंध को प्रदर्शित करने का ढंग होता है, वो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। इसका उपयोग और भी है, अन्य नहीं भी है। अब हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेशंस किस पर, सेट थ्योरी पर। अब जो किसी समुच्चय के सदस्यों के बीच कैसे कैसे संबंध होते हैं, इसको हम उसकी संक्रियाओं के बीच अभी सीखने जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम सीखने जा रहे हैं कि ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट, समुच्चयों की संक्रियाएं क्या हैं। जैसे आप अर्थमेटिक में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इसी प्रकार से चूंकि जो सेट एक समुच्चय सिद्धांत है वो अलग प्रकार की मैथमेटिक्स है, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग इसकी ऑपरेशन सीखते हैं। आज हम सेट के ऑपरेशन के अंतर्गत ये सीखेंगे कि दो समुच्चय के सदस्यों के बीच उनका सम्मिलित होना, जैसे योग करना। तो मतलब यहाँ क्या है कि दो सदस्यों को हम आपस में तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन सम्मिलित कर सकते हैं। सदस्य आपस में क्या हो सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। तो सम्मिलित होने के लिए हम इसके अंतर्गत सीखेंगे यूनियन। इसके अंतर्गत हम ये भी सीखेंगे उनका इंटरसेक्शन। इसके अंतर्गत हम ये भी सीखेंगे उनका डिफरेंस। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी डिफरेंस में हम ये भी सीखेंगे, कौन सा डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, दो समुच्चयों का क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंतर्गत हम ये भी सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट भी सीखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट है इसी कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत, या हम ये कह सकते हैं कि सेट थियरी के ऑपरेशंस के अंतर्गत क्या, डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी हम सीखेंगे। तो क्या होता है कि जब हम एक सेट का ऑपरेशंस करते हैं, जैसे यूनियन करके, उसका इंटरसेक्शन करके, डिफरेंस करके, या कॉम्प्लीमेंट करके, तो इनसे जो होता है किसी ना किसी प्रकार का कोई एक नया सेट ही तो बनता है। तो आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पहली संक्रिया की चर्चा करते हैं, जो है यूनियन की बात करने वाले हैं। यूनियन की मीन्स
इसका मतलब होता है कि समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का क्या सम्मिलन, आप जानते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। तो जैसे कहने का अर्थ ये है कि जो समुच्चयों का सम्मिलन है, एक समुच्चय में ए लेता हूं 1 2 3 वाला और एक समुच्चय बी लेता हूं 2 4 वाला। यदि हमें इन दोनों का सम्मिलन करना है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे ए यूनियन, पढ़ेंगे इसको बी, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी को आपस में मिला दिया। तो चूंकि याद रखिए कि समुच्चय के निर्माण में क्या होता है कि जब हम उसको एक रोस्टर मेथड के अंदर के लिखते हैं तो एक सदस्य को मात्र एक ही बार लिखते हैं। तो इस प्रकार 1, इनमें भी 2, इनमें भी 2, क्या आ जाएगा ओनली 2, यहाँ से 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो ये क्या कहलाएगा, ए और बी का सम्मिलन कहलाएगा। तो यदि हम इसको और भी भली प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं तो जो ए यूनियन बी होता है ना डियर फ्रेंड्स, इसमें जो सदस्य होते हैं वो सदस्य x बिलोंग्स टू ये वाले, मतलब कहने का अर्थ ये है, यदि मैं इसको प्रॉपर्टी मेथड से लिख कर समझाऊं तो कहने का अर्थ होगा कि x सच दैट x, मतलब क्या है, x किसको कहा गया, एलिमेंट को। तो x सच दैट x क्या है कि x जो है बिलोंग करता है a से और यही x बिलोंग करता है किससे, b से। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो x है ना वो a यूनियन b में क्या है, विद्यमान है। तो इसका आशय ये हुआ कि इसमें जो है x बिलोंग्स टू ए वाला और x बिलोंग्स टू किससे, b वाला। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये जब हम दो समुच्चय के सदस्यों को आपस में मिला देंगे, उनका सम्मिलन करवा देंगे, तो इनकी जो बीच की संक्रिया होगी वो होगी ऑपरेशंस के अंतर्गत यूनियन करना। ठीक है, अब इस पर हम क्या करते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी की, यूनियन की प्रॉपर्टी की। डियर फ्रेंड्स याद रखिए कि प्रॉपर्टी का जो यूज होता है परीक्षाओं में अक्सर मतलब प्राय कर दिया जाता है और बोला जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन या सत्य नहीं है। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए, इसलिए जरा इसको बारीकी से सीखने का प्रयास करिएगा। जैसे कहने का अर्थ ये है कि हम इसकी प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। कैसे, प्रॉपर्टीज, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, आइडेम्पोटेंट लॉ के अंतर्गत आइडेम्पोटेंट लॉ के अंतर्गत कहने का अर्थ मेरे ये है कि यदि कोई एक समुच्चय ए है और इसी समुच्चय को हमने इसी में क्या करवा दिया, इनका यूनियन करवा दिया, तो डियर फ्रेंड्स क्या आएगा, यही तो आएगा भैया, क्योंकि जो सदस्य इस ए में विद्यमान हैं दोनों को मिलाएंगे तो वही तो रहेंगे ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये। इसके दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ में। कम्यूटेटिव लॉ की बात मैं करूं आपसे, जैसे एक सेट ए है और एक सेट कौन है, बी है, यदि दोनों का हमने सम्मिलन करवा दिया तो डियर फ्रेंड्स आप जानते हैं पहले हमने ए को रखा बाद में बी को रखा तो सदस्य क्या आएंगे, तो डियर फ्रेंड्स कम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत यूनियन में वही सदस्य आएंगे यदि आपने पहले बी वाले समुच्चय के सदस्यों को जोड़ा किसमें, बाद में ए वाले से, मतलब मिलाया आपने, तो ये क्या होगा, इस प्रकार का होगा। तो इसको बोलेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत इस प्रकार का है। यदि डियर फ्रेंड्स हम एसोसिएशन लॉ की बात कर लें, एसोसिएट कर लें इसको, एसोसिएशन लॉ में लाते हैं, जैसे ए बी और सी कितने सेट्स हो गए, 3 सेट्स। अब क्या है कि पहले मैं बी और सी के समुच्चयों का क्या कर दूं, सम्मिलन मीन्स उनका योग कर दूं, और बाद में मैं किसको किसके साथ ऐड करूं, ए के साथ। मतलब पहले हमने बी और सी के सदस्यों का सम्मिलन किया और इस सम्मिलन में किसका सम्मिलन किया हमने, सेट ए का, तो ये किसके इक्वल होगा। हम चाहें तो पहले ए और बी का सम्मिलन कर सकते हैं और बाद में किसका, सी,
इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसे का तैसे रहेगा। ठीक है ना डियर फ्रेंड्स। अब हम आइडेंटिटी लॉ की बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी कहने का अर्थ ये है, यदि एक समुच्चय ए है और हमने इसके यूनिवर्सल सेट यू में क्या कर दिया, याद रखिएगा कि जो यहाँ यू है वो एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हमने ए में उसका सम्मिलन करवाया, तो आपको पता है ना कि जो ए है ये खुद ही किसमें विद्यमान है, यू में विद्यमान है, तो डेफिनेटली इसका जो सम्मिलन होगा फिर से क्या होगा, वही यूनिवर्सल सेट ही तो होगा। यदि हमने क्या किया कि इसी समुच्चय ए में सम्मिलन करवा दिया किसका, एक रिक्त समुच्चय फाई का। आपको पता है कि फाई का मतलब होता है कि ये तो खाली है, मतलब रिक्त है, नल सेट है, तो कुल मिलाकर यहाँ क्या बचेगा, समुच्चय ए ही बचेगा। तो देखा डियर फ्रेंड्स आपने कि यूनियन के अंतर्गत जो उसकी प्रॉपर्टी है कुछ इस तरीके की होती है और इसी में बोला जाता है कौन इसमें ट्रू है कौन फॉल्स है। तो हम यदि इसको सावधानी पूर्वक पढ़े रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका आंसर हम जल्दी से दे पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशंस इंटरसेक्शन पर। डियर फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं ऑपरेशंस ऑफसेट के अंतर्गत किसकी, इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन ऑफसेट, तो चूंकि इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या है, हमें उनका प्रतिच्छेदन मतलब उभयनिष्ठ चुनना है। तो डियर फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जो एक समुच्चय यदि ए लिया जाए और एक समुच्चय बी लिया जाए और ए तथा बी के बीच यदि हमें उभयनिष्ठ चुनना हो तो हम इसको सांकेतिक भाषा में कैसे दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें जो सदस्य होंगे एक्स सच दैट एक्स मीन्स क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा ए से और यही एक्स बिलोंग करेगा किससे, बी से। मतलब इनके बीच में कौन होंगे, एक्स ही होंगे, लेकिन वो एक्स है, ए से भी चुना होगा और किसमें से भी चुना होगा, बी से भी चुना होगा। या मैं इसको ये कह दूं कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज टू वे में इसको रिप्रेजेंट करें, इंप्लाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो यक्स है ना वो ए से है और यक्स ही और किसमें से है, बी में है। तो इनके बीच जो संक्रिया होगी वो कैसी होगी, इंटरसेक्शन की। अब हम डियर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, जिस प्रकार से हमने कहा था कि यूनियन का अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो इंटरसेक्शन की भी अपनी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इसमें भी बात करता हूं मैं कि आइडेम्पोटेंट लॉ के अंतर्गत जैसे एक सेट ए है और इसी सेट का आपने खुद के इसी सेट में क्या करवा दिया, इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा, यही तो आएगा ना। ये क्या होता है, कौन सा लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब मैं बात करता हूं इसमें भी किस लॉ की, क्युमुटेटिव लॉ की। एक सेट ए है और एक सेट बी है, ए और बी में हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वह किसके इक्वल हो सकता है, बी इंटरसेक्शन ए के, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब डियर फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी की जैसे आइडेंटिटी लॉ में एक सेट ए है और इसका इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है किसके, यूनिवर्सल सेट यू के साथ। तो बताइए जो ए के सभी सदस्य यू में विद्यमान होंगे तो निश्चित रूप से इसका क्या आएगा, डिफरेंस सॉरी इंटरसेक्शन ए ही आएगा ना। और यदि समुच्चय एक ए है और इसको हम फाई के साथ क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, तो बताइए फाई में तो कोई सेट समुच्चय उस समुच्चय में कोई सदस्य है ही नहीं, तो डेफिनेटली क्या मिलेगा, इसका फाई मिलेगा, है कि नहीं। अब डियर फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके एक और लॉ की, जिसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यदि हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लाया तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा कि सपोज करिए जैसे ए यूनियन
मैं ऐसे ले रहा हूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी पहले करें और इंटरसेक्शन बाद में किसको करेंगे, ए यूनियन सी से। देख रहे हैं आप, इस तरह हो सकता है, या हो जाए ये सेकेंड फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी, अब यहां में लिखता हूं यूनियन सी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बाद में यूनियन करवा देंगे किसका, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इस प्रकार से ये जो लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, इसके ऊपर क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। और एक और लॉ की बात मैं कर लूं, जैसे एसोसिएशन अगर आपको करना है, एसोसिएशन मतलब एसोसिएटिव लॉ में, एसोसिएट अगर आपको करना है इस लॉ के अंतर्गत, जैसे एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट कौन है, सी है। यदि आपने क्या किया कि पहले बी और सी में क्या कर लिया, इंटरसेक्शन आपने क्या कर लिया है, बी और सी में पहले आपने इंटरसेक्शन सेट कर लिया और बाद में किसके साथ करेंगे, ए के साथ। तो डियर फ्रेंड ये ऐसे भी हो सकता है कि पहले आप ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कर लीजिए और बाद में इंटरसेक्शन सी के साथ कर लीजिए, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो होते हैं संक्रियाओं पर आधारित कुछ इसके क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत भी किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक और भी बता दूं, जैसे डियर फ्रेंड्स A1 A2 देख रहे हैं, ऐसे बहुत से क्या हों, सेट हों, यदि हमें इनका इंटरसेक्शन ऐसे करना है और AI तक, कहाँ तक, AI तक, तो कुल मिलाकर हम इसको इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे इंटरसेक्शन I = 1 2 देख रहे हैं n तक, और इसको दिखाएं किसका, AI का। तो इसमें जो I होता है, देख रहे हैं इसमें ये फॉर एवरी एलिमेंट I होता है, मतलब I के लिए क्या होता है, सत्य होता है। अगर हम ऐसे दिखाना चाहते हैं किसमें, यूनियन में, तो हमें कहेंगे कि A1 A2 ऐसे बहुत से यदि सेट हों, तो यदि हमको क्या करना है, इनका यूनियन दिखाना है, तो यूनियन के लिए क्या होगा कि यूनियन के लिए I = 1 2 लेकर n तक, कहाँ तक, AI, और इसमें क्या होता है, कम से कम एक I इसमें विद्यमान होना चाहिए। तो एक कई समुच्चय के सदस्यों के बीच क्या होता है, इंटरसेक्शन अथवा उनका यूनियन हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर देन सेट की। ऑपरेशंस ऑफ सेट के अंतर्गत डिफरेंस ऑफ सेट, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस ऑफ सेट। तो डियर फ्रेंड्स, यदि एक सेट ए हो और एक सेट कौन हो, बी हो, तो इनके बीच जो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे हम लिखेंगे इस प्रकार से, ए माइनस बी। मतलब ए जो है क्या हो रहा है कि बी के साथ डिफरेंस, ये संबंध को प्रदर्शित करेंगे। अर्थात इसको हम यदि थ्योरेटिकली समझें तो जो ये है ना, मतलब इसमें कौन सदस्य होंगे, तो यक्स सच दैट यक्स, इनके बीच वह सदस्य होगा, वो लोग इससे संबंध होंगे, रखेंगे, जो कौन होंगे, यक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब जो सदस्य इनमें आएगा वो ए का ही होगा, लेकिन ये वाला यक्स बी में नहीं होगा। मतलब जैसे मैं बात कर लूं a = 1 2 3 और b = मैं बात कर लेता हूं, देखिए b एक समुच्चय हो, b = क्या हो, 1 2 4 ऐसे करें। तो कुल मिलाकर यदि हमें a माइनस बी, मतलब a के साथ b का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, किसका, सदस्यों का, तो डियर फ्रेंड्स जो सदस्य b वाले a में विद्यमान होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ डिफरेंस हो जाएंगे उनका बीच, लेकिन जो ए का सदस्य बचेगा वही इसका क्या हो जाएगा, ए डिफरेंस बी के साथ। तो आपने देखा अभी कि ए माइनस बी की कलेक्शन में, ए माइनस बी की टोली में, ये जो 3 है वो किसका एक एलिमेंट है, ए का है, तो मतलब जो इसके टोली में जो एलिमेंट रहेगा वो मात्र ए का होगा, लेकिन बी का नहीं होगा। तो इसी के अंतर्गत डियर फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बोला जाता है कि इसमें कौन सा सत्य है। ध्यान दीजिए, किसका, डी मॉर्गन्स लॉ।
डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड्स, पहले मैं बात कर देता हूं, जैसे एक समुच्चय ए है और दो समुच्चय बी और सी हो, तो ए माइनस बी यूनियन सी हो, तो इसको डी मॉर्गन्स लॉ के अंतर्गत कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है ए माइनस बी, मतलब आप पहले ए और बी का क्या निकाल दिए? डिफरेंस निकालिए। उसके बाद क्या करिए कि ए और माइनस सी मतलब ए और सी का भी डिफरेंस निकालिए, और बाद में निकालने के पश्चात इनका इंटरसेक्शन ज्ञात कर लिए, तो क्या आएगा? यही आएगा जो लिखा गया है। और सेकंड क्या इसका लॉ है? सेकंड लॉ ये है कि यदि एक कोई ए जो हो एक कोई सेट हो और बी वही हो सी ए वही हो, मतलब बी और सी दो अलग अलग सेट हो, और क्या है कि पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ज्ञात किया गया, बाद में उसका ए के साथ डिफरेंस मालूम किया गया, तो हम इसको इजिली वे में ये भी समझ सकते हैं कि पहले हम इसको ए और बी का डिफरेंस निकालेंगे और तथा बाद में भी क्या निकालेंगे? ए और सी का डिफरेंस निकालेंगे और इसी का यूनियन कर देंगे, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो ये क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ के अंतर्गत जो एक डिफरेंस है ये चलता है। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट के प्रॉपर्टी के विषय में। डियर फ्रेंड्स, अब हम चर्चा कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट के प्रॉपर्टीज की, डिफरेंट ऑफ सेट के प्रॉपर्टीज की। कुछ इसकी अपनी विशेष प्रॉपर्टीज हैं। जैसे डियर फ्रेंड, यदि एक सेट ए हो और एक सेट बी हो, ए और बी का आपने क्या करवा लिया? डिफरेंस ले लिया, और बी बाद में ए का डिफरेंस ले लिया, और इनका यदि आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो इनका रिजल्ट क्या होगा? खाली मतलब रिक्त समुच्चय मिलेगा। मतलब ए माइनस बी का अर्थ है कि इसके कलेक्शन में कौन किसके सदस्य हैं? ए वाले बी के नहीं हैं, जबकि इसके कलेक्शन में कौन है? बी वाले हैं, परंतु ए वाले नहीं हैं। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, उनका प्रतिच्छेदन होगा, क्या होगा? एक रिक्त समुच्चय होगा। डियर फ्रेंड्स, और बात कर लेते हैं। जैसे ए एक समुच्चय है और इसमें से हमने क्या कर दिया? देखिए ए और फाई माने रिक्त समुच्चय का डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो क्या मिलेगा? वही समुच्चय ही मिलेगा। ये डियर फ्रेंड्स ए एक समुच्चय है और ए को ही ए के साथ मैंने डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। क्या मिलेगा? फाई। और डियर फ्रेंड्स, यदि हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जैसे यदि ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का अर्थ है कि ए के साथ बी का डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सबसेट आर इक्वल टू किसके हो जाएगी? ए के इक्वल। यदि हमने बी माइनस ए, पहले बी और बाद में ए के सदस्य का डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो यह क्या होगा? सबसेट आर इक्वल टू बी होगा। ये क्या हो रहा है? ये प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंस है सेट्स की। अब डियर फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं अपने अगले एस्पेक्ट पर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। तो डियर फ्रेंड्स, हम अभी चर्चा करने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट के अंतर्गत किसकी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। पूरक समुच्चय की बात करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, यदि एक समुच्चय ए हो और इसका जो यूनिवर्सल सेट कौन हो? यू हो, तो यदि हमने u और a का क्या लिया, निकाल दिया, मतलब क्या फाइंड आउट कर लिया, अभी आपने इसको सीखा डिफरेंस, तो ये किसके इक्वल होगा? a डैश के इक्वल। तो डियर फ्रेंड्स, यदि हमने सार्थिक समुच्चय u में से a के मतलब किसी भी समुच्चय के सदस्यों को क्या कर दिया? उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? उस समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अर्थात a डैश वह, ए डैश कहने का अर्थ ये है, यह ए डैश का मतलब है कि जो हमने यू में से ए को ए के साथ डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो ए डैश उन लोगों का समुच्चय है जो लोग, मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, मतलब यू के सदस्य जो होंगे इसकी टोली में विद्यमान होंगे, लेकिन वो लोग ए वाले सदस्य नहीं होंगे। मतलब ए डैश में यू वाले ही सदस्य मिलेंगे और ए वाले सदस्य नहीं मिलेंगे। इसमें हम ये भी जानते हैं कि जो बच्चों, डियर फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं जो ए डैश है,
उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऐसे AC से भी प्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ इससे भी। तो ये कई तरीका होता है जिससे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके कई ऐसे सिंबल हैं जिनकी सहायता से हम ये जान पाते हैं कि ये क्या है, ये सभी दर्शाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की। अब डियर फ्रेंड इसकी भी बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स जरा देखिए इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 1, जैसे डियर फ्रेंड्स ए एक सेट है और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ए डैश है। यदि ए और ए डैश का हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया तो आपको पता है ना, ए डैश का अर्थ ये हो गया है कि इसमें यू वाले सदस्य विद्यमान है, ए के नहीं है, तो कुल मिलाकर क्या होगा, इनका रिजल्ट 5 होगा। और डियर फ्रेंड्स यदि ए एक सेट है और ए डैश इसका कॉम्प्लीमेंट है, जबकि हमने इसके साथ यूनियन करवा दिया है, तो आपको पता है ना ए डैश में यू के शेष सदस्य हैं और ए उसके साथ मिल गया तो किसके इक्वल हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक ना। अब ये भी हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत, यदि ऐसे लिखा है 5 डैश तो इसको हम कहेंगे कि यू में से क्या है, यू में से ऐसे 5 निकालेंगे, यू में से 5 मीन्स कोई घटा ही नहीं, मतलब कोई सदस्य उसमें से हटा ही नहीं, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ यू। यदि डियर फ्रेंड्स कभी ऐसा लिखा हो कि यू डैश मतलब सार्वत्रिक समुच्चय का खुद से क्या डिफरेंस, तो हम जान गए हैं कि u माइनस यू तो क्या आएगा 5। तो इस प्रकार से कुछ प्रॉपर्टीज हैं अपनी कॉम्प्लीमेंट की। अब हम बात करते हैं और भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट की जो कि ऑपरेशंस ऑफसेट के अंतर्गत सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के अंतर्गत उसकी प्रॉपर्टीज की, जो कि अभी हमने कहा कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सेट ए हो और एक सेट कौन हो, बी हो। ए और बी का हमने सम्मिलन किया और इस सम्मिलन का हम करने वाले कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनके मतलब इन समुच्चयों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंटों का इंटरसेक्शन। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि ए और बी का इंटरसेक्शन इसका क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो, तो ये किसके इक्वल होगा, इनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होता है। अब याद रखिए ये जो हमने प्रॉपर्टी दिया है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इसी प्रॉपर्टी का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। इसको बहुत बार पूछा जाता है। कुछ और प्रॉपर्टीज का हम इसके अंतर्गत का अध्ययन कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का। डियर फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं, डियर फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं क्या कि ये बात करने वाले हैं कि ऑपरेशन ऑफ सेट के अंतर्गत सिमेट्रिक डिफरेंस की, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसके डिफरेंस की, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस माना जाए कि एक सेट ए हो और एक सेट कौन हो, बी हो। यदि हमें इनके बीच सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, इस प्रकार से, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए ऐसे बी, इस प्रकार से। तो इसका रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डियर फ्रेंड इसको हम लिखेंगे, पहले ए बी का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, बाद में बी का ए के साथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, आपस में इनका यूनियन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ऑफ सेट का। ध्यान दीजिए, यदि सिमेट्रिक डिफरेंस आपको पूछा जाए तो आप कैसे उसको रिजल्ट में दे पाएंगे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के अंतर्गत वो सभी सदस्य विद्यमान होते हैं जो दोनों समुच्चयों के अदला बदली करके, मतलब ए और बी का पहले ए और बाद में बी का क्या डिफरेंस, और पहले बी बाद में ए का डिफरेंस, इन दोनों के सदस्यों का सम्मिलन ही क्या होता है, इन समुच्चयों का सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स सिमेट्रिक डिफरेंस की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं, इस प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम अध्ययन कर लेते हैं। जैसे एक सेट ए है
और इसी सेट के साथ यदि हम इसका सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करें तो ये हमको क्या प्राप्त करवा देगा, फाई, एक एम्प्टी सेट। और यदि सेट ए का फाई के साथ हम सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करें, फाइंड आउट करें, तो ये क्या हमको प्राप्त करवाएगा, ए। अब हम बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। जैसे डियर फ्रेंड्स, एक सेट ए हो और एक सेट बी हो, ए और बी के साथ यदि हमें इसका क्या प्राप्त करना हो, सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ये क्या हो सकता है, बी के साथ ए का सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं हो पाया, कोई अंतर इसका नहीं रह जाएगा, सब इक्वल होगा। यदि हम एसोसिएट की बात कर लेते हैं, जैसे एक सेट ए, एक सेट बी और एक सेट सी। पहले हमने क्या ज्ञात किया कि बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस, बाद में उसको हमने ए के साथ ज्ञात किया। तो हम इसको पहले चाहें तो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस ज्ञात करने के बाद जो हमको एक नया सेट प्राप्त होगा, बाद में हम उसको सी के साथ करेंगे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्या है, ये है डिफरेंस, जो एक सिमेट्रिकल डिफरेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी है। तो इसको डियर फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स इसी सेट थियरी के अंतर्गत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, इसके बारे में सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। जैसे यदि एक सेट ए हो, इसके कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो उसी सेट के इक्वल हो जाता है। और यदि दो सेट ए और बी हो, इनके बीच हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो ये रिजल्ट किसके इक्वल हो जाता है डियर फ्रेंड्स, ये रिजल्ट हो जाता है ए तथा बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल। और ये रिजल्ट जो होता है डियर फ्रेंड्स ना, ए बी तथा ए के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के डिफरेंस के इक्वल भी हो जाता है। और मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स इसकी कि यदि ए और बी, मतलब ए और बी में यह रिलेशन हो, तो ये हमें इम्प्लाइज करवाता है कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होगा ना, ये सबसेट आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है डियर फ्रेंड्स। यदि एक पावर सेट, ध्यान दीजिए, एक पावर सेट जो हो ए का पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी हो, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये जो होता है ए और बी के इंटरसेक्शन के पावर सेट के इक्वल हो जाता है। बट डियर फ्रेंड्स यदि पावर सेट ऑफ ए एंड यूनियन पावर सेट ऑफ बी हो, तो ये क्या होता है, ये होता है उपसमुच्चय किसका, पी ए यूनियन बी के। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज रहीं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में आते हैं। अब डियर फ्रेंड्स हम ये बात करने वाले होते हैं कि ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सेट थ्योरी पर बेस्ड होते हैं, आधारित होते हैं, और उनका जब हम आंसर देने का प्रयास करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि कौन से वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनका यूज़ करके हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स अप्लीकेशंस पढ़ेंगे कुछ इसका सेट थ्योरी का। हाँ तो डियर फ्रेंड्स यूपी टीजीटी पीईटी जो मैथ्स में सेट थ्योरी अलजेब्रा के अंतर्गत दिया गया है, उसके हम अंतिम पड़ाव पर हैं और हमने सावधानी पूर्वक जितना भी शेड्यूल मैंने बनाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में सेट थ्योरी के अंतर्गत, उन सब पर हमने अपनी नज़र डाली है और अच्छे से मैंने उसको आपके लिए क्या है स्टडी करवाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको निश्चित रूप से समझ में धीरे धीरे आ रही होगी। तो डियर फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेट थ्योरी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं उनका अपना कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस होता है, और उन एप्लीकेशंस के अंतर्गत यदि हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स जरा देखिए ध्यान से, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। मीन्स एक फाइनाइट सेट में जो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर कौन कौन से हम रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यदि हमको किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के सदस्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे, जो
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट होंगे, उनमें से क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे उसका। यदि हमें ए तथा बी के कॉम्प्लीमेंट के नंबर्स मतलब से एलिमेंट्स को प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स के नंबर्स को प्राप्त करने के लिए मीन्स ए के जितने सदस्य रहेंगे उन सदस्यों की संख्या में से हम क्या कर सकते हैं कि ए तथा बी के मतलब ए तथा बी के इंटरसेक्शन मीन्स उनके उभयनिष्ठ सदस्यों को क्या कर देंगे, उसमें से रेफरेंस उनका प्राप्त कर लेंगे, हमें रिजल्ट पता चल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए जरा ध्यान से, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हों और उनके अलग अलग इंटरसेक्शन तथा यूनियन के में प्राप्त होने वाले जो सदस्य हों उनकी वैल्यू जो होती है उन सदस्यों के अलग अलग नंबर्स ऑफ एलिमेंट के एडिशन के इक्वल होती है। तो डियर फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी हो जाता है, यदि ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान दीजिए, फाई हो मतलब ए और बी का जो क्या प्राप्त हो, उनका उभयनिष्ठ फाई हो, तो इसका मतलब ये यहाँ से हट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में क्या होंगे, ये किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के इक्वल हो जाएंगे। ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, यदि 3 ऐसे सेट लिए जाएं जो फाइनाइट सेट हों, इनके सम्मिलन में हमें सदस्यों की संख्या की क्या करनी हो, गणना करनी हो, तो हम उसको लिखेंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन बी, देख रहे हैं सी, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, अब प्लस क्या हो जाएगा, एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की सहायता से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि A1, A2, A3, A4 ऐसे एन तक कोई फाइनाइट सेट हो और इनके सम्मिलन में यदि हमें उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राप्त करना हो तो हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग, पहले समुच्चय में सदस्यों की संख्या प्लस दूसरे समुच्चय में सदस्यों की संख्या का योगफल, ऐसे n तक ज्ञात करेंगे, इसको इक्वल हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, यदि a माइनस बी मतलब a और b के डिफरेंस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इनको फाइंड आउट करना हो तो ये किसके इक्वल होगा, a तथा b के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में आए हुए एलिमेंट्स की नंबर्स इक्वल होगा। या इसको और भी अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी से, या इसको हम एन ए यूनियन बी माइनस एन बी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि हमें ए और बी के बीच क्या हो, सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए की सहायता से याद कर सकते हैं। यह रिजल्ट इन पर भी आधारित होता है, एन ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, या हम एन ए प्लस एन बी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें ए डैश और बी डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के यूनियन में नंबर्स ऑफ एलिमेंट प्राप्त करना हो तो एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी से, या एन देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट यदि ए डैश और बी डैश के इंटरसेक्शन प्राप्त करना एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स के आधार पे हम फाइनाइट नंबर्स की एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं, अपने आगे आने वाली वीडियो में क्या कर सकते हैं कि उनका यूज़ कर सकते हैं। हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे अगली वीडियो में लेकर आएंगे। बस आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।